हाय स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब भाई? क्या हाल चाल है? बढ़िया है? चलिए, अच्छी बात है। आशा करता हूं कि आप सब इन नेगेटिव सिचुएशंस में भी अच्छे से अपने आप को मैनेज कर रहे होंगे, अपनी फैमिली के साथ बने होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी स्टडीज़ में व्यस्त होंगे। इसी क्रम में मैं संतोष पांडे JRS ट्यूटोरियल्स दुर्गाकुंड वाराणसी से आपका स्वागत करता हूं आज के इस वीडियो लेक्चर में। चलिए, पिछले क्लास में हम लोगों ने देख लिया था इंटरनल ईयर के डिफरेंट जो बैलेंसिंग रिसेप्टर होते हैं उनसे रिलेटेड चीज़ों को, और आज के इस लेक्चर में हम लोग ऑडियो रिसेप्टर, हियरिंग रिसेप्टर कह लीजिए, और अदर जो रिसेप्टर्स बॉडी के बचे हुए हैं उनसे संबंधित बातें करने जा रहे हैं। तो आपका टाइम वेस्ट ना करते हुए चलिए तुरंत स्टार्ट कर लेते हैं। ऑडियो रिसेप्टर की बात करने जा रहे हैं, हियरिंग रिसेप्टर की। तो हियरिंग रिसेप्टर आप जानते हैं कि कॉक्लिया में प्रेजेंट होते हैं, और कॉक्लिया मैंने आपको पिछली क्लास में बता दिया था कि कॉक्लिया 2 पोर्शन से मिलकर बना होता है। एक तो बोनी कॉक्लिया और दूसरा मेम्ब्रेनस कॉक्लिया। बोनी कॉक्लिया जो होता है, आप देखें ये बोनी कॉक्लिया है, ऊपर की ओर से स्ट्रक्चर गया हुआ है। यहाँ पर सिंपली हम ऐसे देखें तो ये बोनी कॉक्लिया है। तो बोनी कॉक्लिया क्या है भाई? एक ट्यूबुलर कैविटी है। एक आप देखिए कैसी कैविटी है जी, ये एक ट्यूबुलर कैविटी है, बोन से बनी हुई एक ट्यूबुलर कैविटी है। इस ट्यूबुलर कैविटी के भीतर यहाँ पर आप ध्यान दें, एक दूसरी कैनाल जाती है और इस कैनाल को कहते हैं मेम्ब्रेनस कॉक्लिया। क्या कहते हैं बच्चा? मेम्ब्रेनस कॉक्लिया। और जब इस पूरी कॉक्लिया का अगर हम सिंपली देखें, यहाँ पर अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें कि कॉक्लिया क्या है, तो आप देखिए कॉक्लिया कंसिस्ट्स ऑफ 2 पोर्शन। इट इज द बोनी कॉक्लिया and this one is the membranous cochlea. ओके, अब इस बोनी कॉक्लिया एंड मेम्ब्रेनस कॉक्लिया के भीतर का स्ट्रक्चर कैसा होता है, अगर हम ये देखना चाहें तो हमें कॉक्लिया का ओवरऑल ट्रांसवर्स सेक्शन देखना पड़ेगा। तो कॉक्लिया का सेक्शन यहां मैंने ड्रॉ कर लिया हुआ है, और कॉक्लिया को अगर ऐसे कट करेंगे तो आपको दिखेगा, एक तो ये बोनी कॉक्लिया की वॉल आ जाएगी ये, और बोनी कॉक्लिया के भीतर की कैविटी ये और ये हो जाएगी, और यहाँ पर बीच में मेम्ब्रेनस कॉक्लिया पाई जाती है ये। तो मेम्ब्रेनस कॉक्लिया का ट्रांसवर्स सेक्शन ये होगा। अब पहले मैंने बताया था कि बोनी कॉक्लिया में भरा होता है यहाँ पेरीलिम्फ, और मेम्ब्रेनस कॉक्लिया में भरा होता है यहाँ पर अंदर की ओर एंडोलिम्फ। क्लियर है ना? तो मेम्ब्रेनस कॉक्लिया के इनसाइड जो होगा उसे एंडोलिम्फ कहेंगे, और इस मेम्ब्रेनस कॉक्लिया के चारों ओर यहाँ आउटसाइड जो होगा उसे पेरीलिम्फ कहेंगे। यह दोनों फ्लूइड मटेरियल होते हैं। अब बात करेंगे हम लोग कि दोनों कॉक्लिया से रिलेटेड जो चैम्बर्स हैं, जो इनकी हॉलो कैविटीज़ हैं, उन हॉलो कैविटीज़ को स्केली कहते हैं। क्या कहते हैं जी? स्केली। और एक सिंगल की बात करेंगे तो स्केला। तो यहाँ पर देखेंगे ये मिडिल चैम्बर है तो स्केला मीडिया हो जाएगा, और डॉर्सल चैम्बर है ये, तो ये स्केला वेस्टिबुली कहते हैं इसको, और वेंट्रल चैम्बर जो है इसे स्केला टिम्पैनी कहते हैं। तो आइए इन तीनों को अगर हम लोग देखें तो यहाँ आसानी से हम देख सकते हैं। एक तो आप देखेंगे ये, इसको हम कहने जा रहे हैं बोनी कॉक्लिया, ये लीजिए दिखा दिया हमने, और ठीक इसके साथ साथ यहाँ पर आप देखेंगे दिस वन इज द मेम्ब्रेनस कॉक्लिया। इस तरह से हमने दिखा दिया। साथ में यहाँ पर हम लोग देखेंगे, अब ये डॉर्सल चैम्बर है, तो डॉर्सल चैम्बर की बात करेंगे तो इस डॉर्सल चैम्बर को हम लोग बोल दे रहे हैं, देखिए स्केला वेस्टिबुली, और इसी के साथ साथ स्केला वेस्टिबुली, और ये है स्केला मीडिया। तो स्केला वेस्टिबुली एंड स्केला मीडिया को सेपरेट करने वाली जो ये मेम्ब्रेन है इसको कहते हैं रीजनर्स मेम्ब्रेन। क्या नाम देते हैं बेटा?
तो रीजनर्स मेम्ब्रेन, तो इसको आप कहेंगे रीजनर्स मेम्ब्रेन। अब रीजनर्स मेम्ब्रेन को हम डिफाइन कैसे करेंगे? हम इसको सिंपली कहेंगे रूफ ऑफ स्केला मीडिया, रूफ ऑफ स्केला मीडिया, इस तरह से। देन यहां पर आप देखिए ये मिडिल चैम्बर है और इसको आप कहेंगे स्केला मीडिया, और इसको आप कहेंगे मिडिल चैम्बर, और यहां पर आप देखेंगे इसको आप कहेंगे, इस स्ट्रक्चर को पहले देख लेंगे, इसे कहेंगे बेसिलर मेम्ब्रेन, और इसके लिए हम लोग यहां पर दिखा देंगे ऐसे फ्लोर ऑफ स्केला मीडिया। क्या कर दिया गया बच्चों? इसे फ्लोर ऑफ स्केला मीडिया। अब यहां पर आप देखेंगे ये लोअर चैम्बर बन गया, और इस लोअर स्केली को आप देखेंगे, इसको आप यहां दिखा सकते हैं स्केला वेस्टिबुली। नो, गलत है, ये स्केला वेस्टिबुली नहीं बच्चा, इसे कहेंगे स्केला टिम्पैनी, स्केला टिम्पैनी, इस तरह से आप बात करेंगे। स्केला वेस्टिबुली तो ये डॉर्सल चैम्बर था, तो इसको आप कहेंगे वेंट्रल चैम्बर, ऑफ कॉक्लिया। इस तरह से आपने दिखाया इसको। अब हम बात करने जा रहे हैं यहां पर देखिए कि ये जो स्केला मीडिया है, इसकी रूफ को तो आपने कहा रीजनर्स मेम्ब्रेन, एंड इसके बेसल रीजन को आप कह रहे हैं बेसिलर मेम्ब्रेन, और इसकी इस बेसिलर मेम्ब्रेन पर ही यहाँ पर सेंसरी सेल्स और सपोर्टिंग सेल से बना हुआ एक ग्रुप पाया जाता है। इस ग्रुप को कहते हैं ऑर्गन ऑफ कार्टी, और यही ऑर्गन ऑफ कार्टी यही रिस्पॉन्सिबल होता है हियरिंग के लिए। इसी की हेल्प से साउंड वेव्स के वाइब्रेशन को रिसीव किया जाता है, जिससे कि हियरिंग की प्रोसेस हो पाती है। क्लियर? आइए इसके स्ट्रक्चर को हम लोग देखते हैं और कि ऑर्गन ऑफ कार्टी किससे बना हुआ है। तो यहां पर आप देखेंगे, यहां हम बात करने जा रहे हैं, देखिए थ्री रोज ऑफ हेयर सेल्स या सेंसरी हेयर सेल्स, और ये यहां पर देखेंगे ये है बच्चों सिंगल रो ऑफ हेयर सेल्स। ये 4 रो पाई जाती हैं सेंसरी हेयर सेल की। ये 3 आउटर होती हैं और सिंगल रो होती है इनर रो, ठीक है ना। अब यहां पर कुछ सपोर्टिंग सेल्स भी पाई जाती हैं, आइए उनकी बात करते हैं। तो यहां पर आप देखेंगे इनको कहते हैं बच्चों, देखिए डीटर सेल्स, डीटर्स सेल्स। दूसरे नंबर पर यहां पर आप देखेंगे पिलर सेल्स, पिलर सेल्स। यहीं पर आप देखेंगे
क्लाउडियस सेल्स, और यहीं पर आप देखेंगे हैंसन सेल्स। ये 4 टाइप की, देखिए डीटर सेल, पिलर सेल, क्लाउडियस सेल्स एंड हैंसन सेल, ये 4 टाइप की यहाँ पर सपोर्टिंग सेल पाई जाती हैं। और इन सब सपोर्टिंग सेल्स को मिला करके यहाँ हम ऐसे दिखा सकते हैं, सपोर्टिंग सेल्स। और यहां पर आप देखेंगे ये क्या है बच्चा, ये है देखिए हेयर सेल्स, और इन दोनों को, हेयर सेल्स और सपोर्टिंग सेल्स को मिला करके ये बन जाएगा देखिए ऑर्गन ऑफ कॉर्टी। तो ऑर्गन ऑफ कॉर्टी क्या है? इट इज ए ग्रुप ऑफ सेंसरी एंड सपोर्टिंग सेल्स। किस काम के लिए है? इट इज टू रिसीव द साउंड वाइब्रेशंस टू परफॉर्म द हियरिंग फंक्शन। क्लियर है ना? इस तरह से आप देख सकते हैं इन चीजों को। अब इसी के साथ साथ यहां पर हम लोग देखेंगे कि अगर हम चाहें तो हम ऐसे दिखा सकते हैं इसको, स्केला वेस्टिब्यूली, और इसको आप कह सकते हैं स्केला मीडिया, और दिस वन इज द स्केला टिम्पैनी। अब सवाल उठता है बच्चों कि यहां पर आप देखेंगे स्केला वेस्टिब्यूली, स्केला मीडिया एंड स्केला टिम्पैनी की बात करते हैं। यहां पर आप देखेंगे तो इसमें हम लोग ये कंडीशन देख पाएंगे, यहां पर वेस्टिब्यूली एंड स्केला टिम्पैनी। जी हाँ, यहां पर आप देखेंगे इस तरह से सवाल उठता है बच्चों कि यहां पर हम लोग देख पाएंगे कि क्या कंडीशन होने जा रही है कि स्केला वेस्टिब्यूली में क्या प्रेजेंट होता है। यहां पर तो आप कहेंगे यहां पर प्रेजेंट होता है पेरिलिम्फ। तो लीजिए मैंने लिख लिया पेरिलिम्फ, और यहां पर स्केला मीडिया में हमने लिख लिया यहां पर क्या है जी, एंडोलिम्फ, एंड यहां पर इसके लिए हम अगर बात करें तो अगेन यहां पर पाया जाएगा पेरिलिम्फ। इस तरह की कहानी मिलेगी। अब सवाल उठता है बच्चों कि आगे हियरिंग फंक्शन एक्चुअल में परफॉर्म कैसे किया जाता है। तो हियरिंग फंक्शन परफॉर्म करने के लिए यहां पर सिंपली हम यहां पर देखेंगे, ये तो हो जाएगा, जैसे देखिए साउंड हो गया, साउंड आता है यहां पर देखेंगे ईयर ड्रम से होते हुए, एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल से होते हुए यहां ईयर ड्रम तक पहुंचता है। ईयर ड्रम वाइब्रेट करने लगेगा। साउंड वेव्स के थ्रू जब ईयर ड्रम वाइब्रेट करता है तो यहां पर आप देखिए क्या कंडीशन हो जाएगा। ये ईयर ऑसिकल्स हैं, मैलियस, इंकस एंड स्टेप्स, और ये ईयर ऑसिकल्स भी वाइब्रेट करने लगती हैं। और ये ईयर ऑसिकल्स अपने लीवर एक्शन के थ्रू साउंड के वाइब्रेशन की इंटेंसिटी को 10 टाइम्स इंक्रीज कर देती हैं। और अधिक एरिया का वाइब्रेशन कम एरिया पर यहां पर अप्लाई हो रहा है, इसलिए भी वाइब्रेशन की इंटेंसिटी 2.2 टाइम्स और इंक्रीज हो जाती है। तो इस तरह से हम लोग देखें 10 टाइम्स इंक्रीज किया गया ईयर ऑसिकल्स के थ्रू, और 2.2 टाइम्स इसलिए इंक्रीज हुआ क्योंकि अधिक एरिया का वाइब्रेशन कम एरिया पर अप्लाई हो रहा है। तो इस तरह से टोटल 22 टाइम्स साउंड वाइब्रेशन की इंटेंसिटी को इंक्रीज कर दिया जाता है यहां मिडिल ईयर में। और इसके बाद में आगे आप देखेंगे यहां आगे ये वाइब्रेशन अधिक इंटेंस होकर के यहां कॉक्लिया में एंटर करता है, या कह लीजिए कॉक्लिया के ये डॉर्सल चैम्बर में एंटर करता है। तो ये जो डॉर्सल चैम्बर है बेटा, इसको आप कहेंगे, ध्यान दें, स्केला वेस्टिबुली।
और यहां पर आप देखेंगे ये है स्केला टिम्पैनी, और इसके बाद में यहां पर आप देखेंगे स्केला वेस्टिबुली और स्केला टिम्पैनी के बीच में जो यहां पर कॉक्लिया के टर्मिनल रीजन पर एक ओपनिंग है, इस ओपनिंग को कहते हैं, यहां देखेंगे हेलिकोट्रीमा। तो इस तरह से आप देख पाएंगे, हेलिकोट्रीमा की बात करेंगे। साथ में यहां पर आप देखिए तो स्केला वेस्टिबुली का जो पेरिलिम्फ होता है वो वाइब्रेट करने लगता है और उससे होकर के वाइब्रेशन हेलिकोट्रीमा से होते हुए यहां पर स्केला टिम्पैनी के पेरिलिम्फ में पहुंच जाता है। अब स्केला टिम्पैनी का भी पेरिलिम्फ वाइब्रेट करना स्टार्ट करता है और इस वाइब्रेशन के कारण ये जो बेसिलर मेम्ब्रेन है, ये बेसिलर मेम्ब्रेन भी वाइब्रेट करने लगती है, और जब ये वाइब्रेट करने लगेगी ऐसे ऊपर नीचे की ओर, तो इसके वाइब्रेट करने के कारण सेंसरी हेयर्स के सेंसरी सेल्स के जो हेयर हैं, ये सेंसरी हेयर्स टच करने लगते हैं इस टेक्टोरियल मेम्ब्रेन को। और यहां पर आप ध्यान दें, मैं लिख दे रहा हूं इसको, ये है टेक्टोरियल मेम्ब्रेन। इस तरह से तो जब ये बेसिलर मेम्ब्रेन वाइब्रेट करती है तो इसकी वजह से ये देखिए सेंसरी हेयर्स टच करने लगते हैं टेक्टोरियल मेम्ब्रेन को, और इसी के कारण यहां पर देखेंगे ये सेंसरी सेल्स में इंपल्स जनरेट कर जाएगी इनका मैकेनिकल स्टिमुलेशन हो जाने से। और जब ये इंपल्स जनरेट करेगी तो इस इंपल्स को आप देखिए, इस इंपल्स को क्या किया जाएगा, जो कॉक्लियर नर्व होती है उस कॉक्लियर नर्व के थ्रू ऑडिटरी नर्व की ओर ला दिया जाएगा इस तरह से। तो ये कॉक्लियर नर्व निकल रही है यहां से और ये चली जाएगी, जुड़ जाएगी आगे ऑडिटरी नर्व के फॉर्म में, और ये इंपल्स को लेके चली जाएगी ब्रेन तक, और ब्रेन में इस हियरिंग फंक्शन को वहां पर परफॉर्म कर लिया जाएगा। तो इस तरह से हियरिंग की प्रोसेस को आप समझ सकते हैं। इसके जो इंपॉर्टेंट स्टेप्स हैं उसे मैं लिखवा दूंगा, पहले आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, चाहें तो आप डायग्राम बना लीजिए अच्छे से, ठीक है ना, और डायग्राम बना करके सारी चीज़ों को आप कर लीजिए। फिर उसके बाद हम लोग इस हियरिंग के जो स्टेप्स हैं उन स्टेप्स की बात कर लेंगे, और वो स्टेप्स को अभी हम आपको लिखवा देते हैं। ओके, तो एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं हट जा रहा हूं, उसके बाद में फिर आगे के स्टेप्स आपको लिखवाते हैं। ठीक, तो बात करते हैं स्टेप्स की। स्टेप्स से पहले यहां पर मैंने आपको बता दिया है, स्टेप्स इन हियरिंग, ह्यूमन ईयर्स कैन रिसीव द साउंड ऑफ 20 हर्ट्ज टू 20,000 हर्ट्ज। यहां पर आप देखेंगे 20 से लेकर के 20,000 हर्ट्ज तक के साउंड को हमारे ईयर्स रिसीव कर सकते हैं। इसीलिए सिंपली हम कह सकते हैं कि 20 हर्ट्ज से लेकर के 20 किलो हर्ट्ज तक, इस तरह से आप देख पाएंगे कि साउंड को रिसीव किया जाता है। अब क्या स्टेप्स होंगे, तो इसमें आप देखेंगे कि सिंपली इस तरह से साउंड वेव्स कमिंग टू ईयर ड्रम या टिम्पैनम। अब ये क्या करेंगी, तो इसका रिजल्ट ये होता है कि आप देखेंगे देयर विल बी वाइब्रेशन इज जनरेटेड इन टिम्पैनम। टिम्पैनम में वाइब्रेशन जनरेट हो जाएगा। और अब इस वाइब्रेशन की अगर हम लोग बात करते हैं तो आप ध्यान दीजिए कि इस वाइब्रेशन को पास किया जाएगा इंटरनल ईयर की ओर, किसके थ्रू, ईयर ऑसिकल्स के थ्रू। तो आप देखेंगे सिंपली यहां पर आप देखेंगे
this vibration is transferred किसकी ओर? टू इंटरनल एयर by increasing its intensity 20 to 22 times. कितना? 22 टाइम्स तक इसकी इंटेंसिटी को इंक्रीज किया जाता है। तो बाई टू इंटरनल एयर बाई इंक्रीजिंग इट्स इंटेंसिटी up to 20 to 22 times due to lever action of air ossicles due to lever action of air ossicles और इसका रोल क्या होता है? 10 टाइम्स एंड ड्यू टू एरिया ऑफ टिम्पैनम एंड मेम्ब्रेन ऑफ फेनेस्ट्रा ओवैलिस। फेनेस्ट्रा ओवैलिस की मेम्ब्रेन कम होती है, ठीक है ना, और आप लिखेंगे एंड ड्यू टू स्मॉलर area of membrane of fenestra ovalis टू टाइम्स। तो वहां पर 10 टाइम्स इंक्रीज हो रहा था और यहां पर 2 टाइम्स, तो इसका ओवरऑल रिजल्ट ये होता है कि 22 टाइम्स इंक्रीज किया जाता है। सवाल उठता है कि इसके बाद ये रिजल्ट, इसका क्या रिजल्ट होगा? तो अब लिखेंगे ये रिजल्ट करेगा वाइब्रेशन इन पेरीलिम्फ ऑफ स्केला वेस्टिबुली। तो आप कहेंगे वाइब्रेशंस इन पेरीलिम्फ ऑफ स्केला वेस्टिबुली। अब यहां पर आप देखेंगे स्केला वेस्टिबुली के पेरीलिम्फ में वाइब्रेशन होने लगा और ये ट्रांसफर हो जाएगा किसकी ओर? स्केला टिम्पैनी की ओर। तो आप लिखेंगे विच इज ट्रांसफर्ड टू पेरीलिम्फ ऑफ स्केला टिम्पैनी। स्केला टिम्पैनी के पेरीलिम्फ की ओर ये चला जाएगा किसके थ्रू? तो आप कहेंगे थ्रू हेलिकोट्रीमा। हेलिकोट्रीमा के थ्रू चला जाएगा और अब इसका रिजल्ट ये होगा कि वाइब्रेशन होगा बेसिलर मेम्ब्रेन में। तो आप लिखेंगे रिजल्ट्स वाइब्रेशन इन बेसिलर मेम्ब्रेन। किसकी ओर? बेसिलर मेम्ब्रेन की ओर ये वाइब्रेशन क्रिएट करेगा। और यहां पर आप देखेंगे कि due to which hair of sensory cells touches to the tectorial membranes. Hairs of sensory cells of organ of Corti touch
to the tectorial membrane अब इसका रिजल्ट क्या होगा? इसका रिजल्ट होगा मैकेनिकल स्टिमुलेशन ऑफ हेयर सेल्स एंड जनरेशन ऑफ इंपल्स। तो आप लिखेंगे मैकेनिकल स्टिमुलेशन ऑफ हेयर सेल्स impulse is generated एंड इम्पल्स जनरेट हो जाएगी और ये ट्रांसफर हो जाएगी। किसकी ओर ट्रांसफर की जाएगी बच्चों? ये ट्रांसफर करी जाएगी इसकी ओर, हमारे ब्रेन की ओर। किसके थ्रू? तो कॉक्लियर नर्व और ऑडिटरी नर्व के थ्रू। तो आप देखेंगे मैकेनिकल stimulation of hair cells, impulse is generated and transferred to brain through, किसके थ्रू ट्रांसफर होगी? तो आप कहेंगे ये ट्रांसफर हो जाएगी कॉक्लियर and auditory nerve that is hearing। तो इस तरह से आप देख पाएंगे हियरिंग का फंक्शन परफॉर्म किया जाएगा और हमारे ईयर्स इस रेंज ऑफ साउंड वाइब्रेशन को रिसीव करके हियरिंग फंक्शन परफॉर्म करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे। चलिए ठीक है, इसके बाद में हम लोग अगला रिसेप्टर डिस्कस करेंगे। ओके, तो बच्चों अब हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं ऑल्फैक्टरी ऑर्गन को या ऑर्गन ऑफ स्मेल, जो स्मेल रिसीव करने के लिए जाना जाता है। तो स्मेल रिसीव करने के लिए हमारी नोज रिस्पॉन्सिबल होती है। एक्चुअल में नेजल चैम्बर के ऊपर के रीजन में एक न्यूरोसेंसरी एपिथेलियम पाई जाती है जिसे कहते हैं ऑल्फैक्टरी मेम्ब्रेन या इसी को कहते हैं स्नाइडेरियन मेम्ब्रेन। तो स्नाइडेरियन मेम्ब्रेन या ऑल्फैक्टरी मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर यहाँ पर हमने बना लिया है इस तरह से। और यहाँ पर आप देखेंगे कई तरह की सेल्स होती हैं और इन सेल्स से रिलेटेड हम बात अभी करने जा रहे हैं। तो इसमें आप देखेंगे, ध्यान दें, ये स्नाइडेरियन मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर है जो हमारे नेजल चैम्बर के अपर रीजन में पाई जाती है। आइए देखते हैं कौन कौन सी सेल्स होती हैं इसमें देखिए बच्चों, ये होती हैं सपोर्टिंग सेल्स। यहाँ पर हम बात करें तो देखिए सपोर्टिंग सेल्स। अब आप जानते हैं सपोर्टिंग सेल का फंक्शन क्या होगा? सपोर्ट प्रोवाइड करना। किसको सपोर्ट प्रोवाइड करेंगी? इन न्यूरोसेंसरी सेल्स को। तो अब यहां पर आप देखेंगे ये हैं सेंसरी सेल्स और ये सेंसरी सेल्स एक्चुअल में हैं, आप देखिए बाइपोलर न्यूरॉन्स। इस तरह से मैंने आपको बताया था कि बाइपोलर न्यूरॉन दो जगह पर हम लोग कंसीडर करते हैं। एक तो रेटिना में एग्जांपल लेते हैं और दूसरा ऑल्फैक्टरी एपिथेलियम में भी यहाँ हम लोग कंसीडर करते हैं। तो आप देखिए यहाँ पर ये हो गया सेंसरी सेल्स और इस एपिथेलियम के जस्ट यहाँ ये जो इसकी बेसमेंट मेम्ब्रेन है, यहाँ पर आप ध्यान दीजिए, इस बेसमेंट मेम्ब्रेन की ओर एक और सेल पाई जाती हैं और वो सेल बहुत छोटी रह जाती हैं, स्मॉलर होती हैं और इन सेल्स को कहते हैं बच्चों बेसल सेल्स। बेसल सेल्स। अब इन बेसल सेल का फंक्शन क्या होता है? तो आप कहेंगे यह इस एपिथेलियम की टोटीपोटेंट सेल हैं और यह इस एपिथेलियम की अदर सेल्स को रिप्लेस करने का काम करती हैं। जैसे कोई सेल डैमेज हो गई तो ये बेसल सेल उस सेल में डिफरेंशिएट कर जाएंगी, तो इस एपिथेलियम को रिपेयर करती हैं। तो आप कहेंगे टू
रिपेयर एपिथेलियम, इस एपिथेलियम को रिपेयर करने का काम करती हैं। और अब यहीं पर देखिए एपिथेलियम की कुछ सेल्स मॉडिफाई करके ग्लैंड बना लेती हैं और इस ग्लैंड को कहा जाता है, आप देखिए, बोमेन्स ग्लैंड, बोमेन्स ग्लैंड। और ये क्या है जी, ये म्यूकस ग्लैंड है। अब आप देखिए ये क्या है, अब इसको कहेंगे म्यूकस ग्लैंड। जरा बताइए यह यूनिसेलुलर म्यूकस ग्लैंड दिखाई दे रही है या आपको मल्टीसेलुलर लग रही है? तो आप कहेंगे जी हाँ, ये मल्टीसेलुलर म्यूकस ग्लैंड है, यहाँ स्नाइडेरियन मेम्ब्रेन में या नेजल एपिथेलियम में प्रेजेंट होती है। तो इस तरह से आप देख पाएंगे। और ये क्या होता है, यहाँ से निकलने वाली जो बाइपोलर न्यूरॉन्स हैं, वो बाइपोलर न्यूरॉन्स इस बोन को, एथमॉइड बोन को क्रॉस करते हुए, पार करते हुए ऊपर की ओर जाते हैं। तो ये है बच्चों, देखिए एथमॉइड बोन, और इस एथमॉइड बोन के आगे यहां पर ये हमारे ब्रेन का पार्ट आ जाता है। ये है बच्चों अल्फैक्टरी बल्ब। और ये जो नैरो हिस्सा दिखाई दे रहा है यहां पर, ये है आप देखिए अल्फैक्टरी ट्रैक्ट, और इसको आप कहेंगे अल्फैक्टरी लोब, इस तरह से। और ये जो नर्व से यहां से बन रही है, ये नर्व बन रही है, तो इसको आप कहेंगे, ध्यान दें, अल्फैक्टरी नर्व। अल्फैक्टरी नर्व, इस तरह से अल्फैक्टरी नर्व का फंक्शन होगा यहां पर, आप देखिए। अब कैसे स्मेल को रिसीव किया जाता है, इस पर हम बात करें तो हम यहां आसानी से कह सकते हैं कि यहां पर म्यूकस मेम्ब्रेन से सिक्रीट होने वाली म्यूकस इस एपिथेलियम पर एक लेयर का काम करती है, इस एक लेयर बना करके रखती है। इस तरह से समझ रहे हैं ना। और इस एपिथेलियम का नाम क्या कहते हैं, इस एपिथेलियम को कहते हैं बच्चों, यहां ध्यान दें, स्नाइडेरियन मेम्ब्रेन। स्नाइडेरियन मेम्ब्रेन है जो कि हमारी नेजल एपिथेलियम में प्रेजेंट है। तो यहां पर आप देखेंगे ये स्नाइडेरियन मेम्ब्रेन में म्यूकस के कांटेक्ट में आकर के जो केमिकल्स होते हैं वो यहां पर ध्यान दें डिसॉल्व कर जाते हैं, और डिसॉल्व करके इस बाइपोलर न्यूरॉन्स के जो यहाँ सेंसरी हेयर हैं, इनके कांटेक्ट में आकर के इन्हें स्टिमुलेट करते हैं, इनका केमिकल स्टिमुलेशन करते हैं। और केमिकल स्टिमुलेशन कर देंगे तो यहाँ पर इंपल्स जनरेट कर जाएगी, और ये इंपल्स ट्रांसफर कर जाएगी, और यहाँ से ये जो सेंसरी न्यूरॉन्स हैं ये लेकर के चले जाएंगे इंपल्स को इस अल्फैक्टरी नर्व के थ्रू। और ये अल्फैक्टरी नर्व की बात करेंगे तो ये एक्चुअल में क्या है, ये है फर्स्ट क्रैनियल नर्व। जी हाँ, फर्स्ट क्रैनियल नर्व है ये। इस फर्स्ट क्रैनियल नर्व के थ्रू सेंस ऑफ स्मेल ट्रांसफर हो जाता है हमारे ब्रेन के टेम्पोरल लोब की ओर, और टेम्पोरल लोब में जाकर के वहाँ इसकी एनालिसिस की जाती है, जिससे कि स्मेल का सेंसेशन कंप्लीट हो जाता है। तो सिंपली आप देखेंगे कि केमिकल्स आएंगे, इन सेंसरी सेल्स के हेयर को कांटेक्ट करेंगे, पहला स्टेप हो गया। उसके बाद इनका केमिकल स्टिमुलेशन हो जाएगा, फिर इनमें इंपल्स जनरेट कर जाएगी, और ये इंपल्स चली जाएगी क्रेनियल नर्व के थ्रू, या कह लीजिए फर्स्ट क्रेनियल नर्व के थ्रू चली जाएगी हमारे ब्रेन के टेम्पोरल लोब की ओर, जहाँ पर स्मेल से रिलेटेड कॉर्टेक्स होता है, और वो अल्फैक्टरी कॉर्टेक्स उसको एनालाइज करके सेंस ऑफ स्मेल को पूरा करवाता है। तो इस तरह से बच्चों आप देखेंगे कुल मिलाकर के यहाँ पर जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो स्नाइडेरियन मेम्ब्रेन कहते हैं,
स्मेल रिसीव करने वाली एपिथेलियम को, एक तो ये, और दूसरा यहाँ पर बाइपोलर न्यूरॉन, और तीसरा यहाँ पर बोमेन्स ग्लैंड से रिलेटेड बात। ये 3-4 बातें आप ध्यान देंगे तो इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आएगा आप आसानी से कर पाएंगे। इसके बाद हमें अगला रिसेप्टर देखना होगा और वो है गस्टेटरी रिसेप्टर। गस्टेटरी रिसेप्टर का अर्थ होता है टेस्ट को रिसीव करने वाला रिसेप्टर, ओके, जो कि हमारे टंग पर, फायरिंग्स की वॉल में, लैरिंग्स के पास एपिग्लॉटिस पर यहाँ पर पाए जाते हैं, ठीक है ना, टेस्ट बड्स के रूप में। आइए उन्हें डिस्कस करते हैं। तो गस्टेटरी रिसेप्टर की बात करेंगे हम लोग, तो इसमें देखिए टंग पर पाए जाते हैं मुख्य रूप से। वैसे तो हमने यहाँ पर लिख दिया है कि प्रेजेंट एज टेस्ट बड्स ऑन टंग, फायरिंग्स, एपिग्लॉटिस, इन रीजन पर पाई जाती हैं टेस्ट बड्स। लेकिन टेस्ट बड्स के पाए जाने का जो मेन एरिया है दैट इज द टंग सरफेस। तो टंग की अपर सरफेस पर कई तरह के एलिवेशन पाए जाते हैं जिन्हें कहते हैं लिंगुअल पैपिली, और इन्हीं लिंगुअल पैपिली में प्रेजेंट होती हैं ये टेस्ट बड्स। तो आप देखेंगे कि टेस्ट को रिसीव करने के लिए जो 4 बेसिक टाइप के एरियाज होते हैं हमारे टंग पर, वो यहाँ दिखाए गए हैं। आप इधर देख सकते हैं कि टंग है, टंग का इंटीरियर रीजन है और ये पोस्टीरियर रीजन है। तो पोस्टीरियर रीजन के थ्रू बिटर टेस्ट मुख्य रूप से रिसीव किया जाता है और इंटीरियर रीजन के थ्रू मेनली स्वीट टेस्ट को रिसीव किया जाता है, मीठे स्वाद को। साथ में यहाँ पर आप देखेंगे मिडिल पार्ट के साइड्स के थ्रू सॉर टेस्ट मीन्स खट्टा स्वाद, और इसके बाद में मिडिल के और इंटीरियर के मार्जिनल रीजन के थ्रू ये साल्टी टेस्ट को रिसीव किया जाता है। तो 4 टाइप के जो बेसिक टेस्ट रिसीविंग एरियाज हैं टंग के, वो तो मैंने इस तरह से दिखा दिए हैं। और सिंपली अगर हम बात करेंगे कि ये टेस्ट बड्स की, तो टेस्ट बड्स के लिए हमें कहना होगा कि प्रेजेंट इन लिंगुअल पैपिली, जी हाँ, लिंगुअल पैपिली में प्रेजेंट होंगी। और ध्यान दीजिए लिंगुअल पैपिली में इनका जो स्ट्रक्चर होगा वो इस तरह से होगा। कौन कौन सी सेल्स होंगी आइए देखते हैं इनके लिए। तो आप देखिए यहां पर हो जाएगी एक तो सपोर्टिंग सेल्स, सपोर्टिंग सेल, और इसी के साथ साथ यहां पर देखेंगे सेंसरी सेल। और सपोर्टिंग सेल्स के बेसल रीजन की ओर अगर आप देखेंगे तो इनके बेसल रीजन की ओर यहां पर पाई जाती हैं बेसल सेल्स। आई थिंक आप समझ गए होंगे कि बेसल सेल्स का जो फंक्शन होता है वो क्या होता है। बेसल सेल का फंक्शन होता है कि ये कोई सेल अगर डैमेज करती है तो उस सेल में मॉडिफाई कर जाती हैं, उस सेल में डिफरेंशिएट कर जाती हैं और इस तरह से इस टेस्ट बड्स के रिपेयर का काम करती हैं। 10 to 12 डेज में एक टेस्ट बड को पूरी तरह से रिप्लेस कर दिया जाता है नई सेल्स के थ्रू। समझ रहे हैं ना। तो इस तरह से आप देख पाएंगे इनको। और यहां पर ध्यान देंगे ये जो एक पोर लाइक स्ट्रक्चर यहां पर बनता है, इस पोर को कहते हैं टेस्ट पोर। टेस्ट पोर। अब सवाल उठता है कि टेस्ट पोर तो एक डिप्रेशन हो गया और लिंगुअल टेस्ट से रिलेटेड जो पैपिली होते हैं वो पैपिली क्या है? पैपिली आउटग्रोथ है, एलिवेशन है टंग की डॉर्सल सरफेस पर। क्लियर है ना। तो इस तरह से आप देख पाएंगे। अब इनका मैकेनिज्म क्या होगा? कोई भी केमिकल आएगा जिसका टेस्ट रिसीव होना है, वो केमिकल यहाँ डिसॉल्व होगा और यहाँ पर जो मेम्ब्रेन है, यहाँ पर देखिए जो सेंसरी सेल हैं, इन सेंसरी सेल के स्टीरियोसिलिया से या माइक्रोविलाई से आकर के वो बाइंड करेगा और इन्हें स्टिमुलेट कर देगा और ये स्टिमुलेट हो जाएंगी तो यहाँ इम्पल्स जनरेट हो जाएगी और उस इम्पल्स को आप देखिए सेंसरी न्यूरॉन के थ्रू ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा गस्टेटरी नर्व के थ्रू। अब आप कहेंगे सर गस्टेटरी नर्व्स कौन से हैं? वह नर्व्स जो
टेस्ट से रिलेटेड इम्पल्सेस को ले जाती हैं टेस्ट बड्स की ओर से हमारे ब्रेन की ओर, और ये नर्व्स होती हैं 3। जी हाँ, 7th क्रेनियल नर्व जिसे फेशियल नर्व कहते हैं उसकी एक ब्रांच होगी, और इसके बाद में 9th ग्लॉसोफेरिंजियल नर्व वो होगी, और इसके बाद में 10th क्रेनियल नर्व वैगस की ब्रांच होगी जो ये फंक्शन परफॉर्म करती है। तो 7th क्रेनियल नर्व ये टंग के एंटीरियर 2/3 पार्ट से, यहाँ से 7th क्रेनियल नर्व ले जाती है सेंसरी इंपल्सेस को, पोस्टीरियर 1/3 पार्ट से 9th क्रेनियल नर्व ले जाती है, और फेरिंग्स और एपिग्लॉटिस रीजन से इंपल्सेस को ले जाने का काम करती है 10th क्रेनियल नर्व। तो ये 3 क्रेनियल नर्व हैं 7th, 9th एंड 10th, जो कि टेस्ट के सेंसेशन से रिलेटेड होती हैं। इसको याद रखना होगा, ठीक है ना। तो सिंपली यहां पर हमने देख लिया, ये है ए टेस्ट बड, इसका स्ट्रक्चर, और यहीं पर हम लिख देंगे क्रेनियल नर्व्स रिलेटेड टू द टेस्ट सेंसेशन। तो आप लिखेंगे cranial nerves related to test। तो ये हो जाएंगी कौन, तो आप कहेंगे these are 7th, 9th and 10th। अब यहां पर आप देखेंगे 7th कहां से, तो आप कहेंगे एंटीरियर 2/3 पार्ट ऑफ टंग, और साथ में इसी तरह से आप देखेंगे पोस्टीरियर 1/3 टंग, और यहां पर हम बात करेंगे 10th के लिए, तो आप लिखेंगे फेरिंग्स एंड एपीग्लॉटिस। इस तरह से ये ले जाती हैं क्रेनियल नर्व्स किसकी ओर, ब्रेन की ओर ले जाएंगी सेंसरी इंपल्सेस को टेस्ट से रिलेटेड, ठीक है ना। तो इस तरह से बच्चों आपने टेस्ट से रिलेटेड स्ट्रक्चर देख लिया है, टेस्ट से रिलेटेड रिसेप्टर देख लिया है, गस्टेटो रिसेप्टर कहते हैं इसको। अब चलिए इसके बाद में हम लोग कुछ और चीज़ें डिस्कस करते हैं। ओके, अब हम लोग बात करेंगे स्किन रिसेप्टर्स की। स्किन रिसेप्टर से रिलेटेड बातें हम देखें तो हमने यहाँ पर डायग्राम में स्किन का एक सेक्शन लिया है। स्किन के सेक्शन में आप देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक ये एरिया एपिडर्मिस को इंडिकेट कर रहा है, और इसके जस्ट नीचे ये डर्मिस का एरिया है, ठीक है ना। तो एपिडर्मिस में तो बहुत कम रिसेप्टर होते हैं, लेकिन मैक्सिमम अगर हम लोग बात करेंगे तो डर्मिस में रिसेप्टर्स पाए जाते हैं। कुल मिलाकर के यहाँ हम लोग अगर देखें तो यहाँ पर कह सकते हैं किस तरह की बातें यहाँ पर, उसको आइए देखते हैं। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ हम लोग देखेंगे कि एपिडर्मिस में कौन कौन से रिसेप्टर्स पाए जाते हैं। तो एक तो देखिए फ्री नर्व एंडिंग्स पाई जाती हैं जो एपिडर्मिस में होती हैं, और ये आप देखेंगे ये होती हैं फॉर पेन रिसीव करने के लिए ये होते हैं। और यहाँ पर आप देखेंगे दूसरे होते हैं मर्केल्स डिस्क, ये आप देखेंगे माइल्ड टच, जो बहुत हल्के टच को रिसीव करने के लिए आप देखेंगे तो मर्केल्स डिस्क होती हैं, एपिडर्मिस के डीप रीजन, हाँ एपिडर्मिस के डीपर रीजन की ओर पाई जाती हैं। साथ में यहाँ पर देखेंगे कुछ टच से रिलेटेड रिसेप्टर और भी हैं, जैसे आप देखेंगे फॉर टच, और ये हैं मीजनर्स कॉर्पसल, और इसी तरह से आप देखेंगे पैसिनियन कॉर्पसल्स हैं फॉर डीप प्रेशर एंड टच।
जो डीप प्रेशर होता है उसके लिए आप देखेंगे पैसिनियन कॉर्पसल हैं, अदरवाइज नॉर्मल टच के लिए मीजनर्स कॉर्पसल और मर्कल्स डिस्क पाए जाते हैं। साथ में यहाँ पर देखेंगे कुछ टेम्परेचर से रिलेटेड भी रिसेप्टर्स हैं, जैसे देखिए क्राउजेज कॉर्पसल, इसकी बात अगर हम लोग करेंगे तो ये होता है, आप देखेंगे फॉर कोल्ड, अर्थात लोअर टेम्परेचर 10 to 15 डिग्री सेंटीग्रेड के टेम्परेचर को रिसीव करने के लिए क्राउजेज कॉर्पसल्स है। और हीट रिसेप्टर या हायर टेम्परेचर के लिए आप देखेंगे रुफिनीज कॉर्पसल्स, तो आप लिखेंगे ये होते हैं फॉर हीट। इस तरह से आप देख पाएंगे इन चीजों को। एक और टच रिसेप्टर है, यहां पर देखेंगे जो हेयर्स के रूट के चारों ओर नर्व एंडिंग के लिपटे होने से बनता है, तो इसे कहते हैं हेयर रूट प्लेक्सस। हेयर रूट प्लेक्सस, प्लेक्सस का मीन्स होता है नेटवर्क, तो हेयर्स के रूट के चारों ओर जो नर्व एंडिंग्स का नेटवर्क बना होता है उसे कहते हैं हेयर रूट प्लेक्सस। दिस इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर द टच। तो ये कुछ नाम हैं रिसेप्टर से रिलेटेड जिन्हें एट ए टाइम आपको याद रखना होता है। चूंकि एनसीईआरटी में नहीं है इसलिए एनसीईआरटी ये में न होने के कारण नीट में इनसे रिलेटेड क्वेश्चन बनने के चांसेस नहीं होते, बट ऑप्शन के रूप में अभी लेटेस्ट 2-3-4 साल पहले एक बार बन गया था, ठीक है ना। तो ऑप्शन से रिलेटेड था, जो टारगेट आंसर था वो एनसीईआरटी से ही था, इसलिए हम मानेंगे कि नीट में यहाँ से रिलेटेड क्वेश्चन नहीं आते हैं। फिर भी केवीपीवाई जैसे एग्ज़ाम्स के लिए बच्चों, समझ रहे हैं ना, आपको जानना चाहिए। क्लियर? केवीपीवाई है या ओलंपियाड वगैरह के एग्ज़ाम्स के लिए आपको इन चीज़ों को जानना चाहिए। तो इस तरह से आप देखें। अब इसके बाद रिसेप्टर में केवल एक चीज़ बचता है और वो है क्लासिफिकेशन ऑफ रिसेप्टर या टाइप्स ऑफ रिसेप्टर। रिसेप्टर को कैसे कैटेगराइज करते हैं उस चीज़ की चर्चा आइए हम लोग कर लेते हैं। ओके, तो चलिए क्लासिफाई कर लेते हैं। क्लासिफिकेशन में हम लोग देखेंगे 2 डिफरेंट कैटेगरीज की बेसिस पर हम लोग देखेंगे इनको। 2 डिफरेंट कैटेगरीज में एक्चुअली इन्हें डिवाइड करते हैं। एक तो इन्हें डिवाइड किया गया है इनके लोकेशन की बेसिस पर, और दूसरा किस तरह के स्टिमुलस को रिसीव करते हैं इस बेसिस पर। तो यहाँ पर लोकेशन के बेसिस पर और इस तरफ रिसीव किए गए स्टिमुली की बेसिस पर इनको क्लासिफाई किया गया है। आइए देखते हैं फर्स्ट वाला क्लासिफिकेशन यहाँ इस तरह से, ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन। तो पोजीशन की बेसिस पर आप देखेंगे नंबर 1 ये हो जाएंगे एक्सटीरोसेप्टर्स या एक्सटीरो रिसेप्टर्स। अब एक्सटीरो रिसेप्टर्स की बात करें अगर, तो यहां पर आप देखेंगे सिंपली आप कहेंगे प्रेजेंट ऑन बॉडी सरफेस to receive external stimuli। जैसे एग्जांपल के लिए नोज की बात कर लेंगे, बॉडी सरफेस के पास में है, आईज की बात करेंगे, ईयर्स की बात करेंगे एंड इवन स्किन रिसेप्टर्स की बात करेंगे। तो इसमें एग्जांपल की बात हम लोग कर लेंगे, तो एग्जांपल में आई हो जाएगा, नोज, ईयर्स एंड स्किन रिसेप्टर्स, इस तरह से। सेकंड की बात करेंगे तो आप देखेंगे सेकंड वन इज द एंटीरोसेप्टर्स। एंटीरोसेप्टर्स की बात करेंगे तो यहां पर आप देखेंगे ये प्रेजेंट होते हैं इंटरनल ऑर्गन में और इंटरनल स्टिमुली को ही रिसीव करते हैं, एक्सटर्नल स्टिमुलस को रिसीव नहीं कर पाते। तो सिंपली आप देखेंगे कि प्रेजेंट इन
wall of internal organs and receive only internal stimuli, केवल इंटरनल स्टिमुली को ये रिसीव करते हैं इस तरह से। अब इंटरनल ऑर्गन में है अर्थात विसरल ऑर्गन में है, इसी बेसिस पर इन्हें एक और नाम देते हैं बच्चों, इन्हें कहते हैं विसेरोसेप्टर्स। जी हाँ, दीज आर ऑल्सो नोन एज विसेरोसेप्टर्स या विसरल रिसेप्टर्स। अब एक तीसरी कैटेगरी होती है जो इस फर्स्ट एंड सेकेंड कैटेगरी के मिड में आती है, बीच की कैटेगरी होती है, एंड वो क्या है? दैट वन इज द प्रोप्रियोसेप्टर्स। तो आप देखेंगे थर्ड इज द प्रोप्रियोसेप्टर्स। अब सवाल उठता है बच्चों कि प्रोप्रियोसेप्टर्स क्या होते हैं या प्रोप्रियोरिसेप्टर्स क्या होते हैं। इसकी बात करें तो आप लिखेंगे सिंपली, यहां पर देखेंगे कि प्रेजेंट इन जॉइंट्स, मसल्स एंड टेंडन्स, ये यहां पर प्रेजेंट होते हैं। और इंटरेस्टिंग बात ये कि ये कुछ एक्सटर्नल स्टिमुलस को रिसीव कर पाते हैं, जैसे डीप प्रेशर को रिसीव कर पाते हैं, और ये बॉडी ऑर्गन्स की पोजीशन में जो चेंज होता है उस चीज को रिसीव करते हैं। जैसे यहां पर अगर मैं पीछे की ओर अपने हैंड को इस तरह से मूव करवाता हूं तो इस मूवमेंट के सेंसेशन को ये रिसीव करते हैं। तो सिंपली यहां पर आप लिखेंगे रिसीव some external stimuli, एग्जाम्पल प्रेशर या वाइब्रेशन, और इसके बाद में आगे आप देखेंगे और रिसीव करते हैं द चेंज इन पोजीशन ऑफ ऑर्गन्स या लिम्स की पोजीशन में जो चेंजेस आते हैं उनसे रिलेटेड स्टिमुलस को ये रिसीव करते हैं, उन सिग्नल्स को ये रिसीव करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो ये 3 टाइप्स के स्ट्रक्चर हो जाएंगे या रिसेप्टर हो जाएंगे इस बेसिस पर। अब आइए यहां पर बात करते हैं। तो यहां पर बात करेंगे बच्चों, तो यहां पर हम देखेंगे ये रिसीव किए गए स्टिमुलस की बेसिस पर यहां पर देखेंगे। तो नंबर 1 यहां हो जाएगा बच्चों टेंगो रिसेप्टर्स, अब टेंगो रिसेप्टर्स क्या करते हैं? टच सेंसेशन को रिसीव करने के लिए, या सिंपली यहां हम लोग एक और कैटेगरी, यहां इससे बड़ी कैटेगरी ले लेते हैं, एक्चुअली ज़्यादा अच्छा रहेगा, अधिक सही तरीका होगा। यहां पर आप देखिए, हल्का सा वेट करेंगे इसे ड्राई होने के लिए। यहां पर हम लोग देखेंगे, पहले तो देखेंगे मैकेनो रिसेप्टर्स। मैकेनो रिसेप्टर्स, जी हाँ, मैकेनिकल स्टिमुली को रिसीव करते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए इसमें आ जाएंगे टेंगो रिसेप्टर्स, ये होते हैं किस चीज के लिए? ये होते हैं फॉर टच। जैसे मैंने कुछ एग्जांपल्स अभी स्किन से रिलेटेड आपको बताया था। फिर इसके बाद में आप देखेंगे नोकिसेप्टर्स, ये होते हैं फॉर पेन।
ठीक इसी के साथ साथ यहां पर हम लोग देखेंगे फोनोरिसेप्टर्स। फोनोरिसेप्टर्स किसके लिए जी? साउंड के लिए। जैसे हमारे ईयर्स आ जाएंगे इसमें, ऑडियो रिसेप्टर्स। साथ में यहां पर आप देखेंगे स्टेटो रिसेप्टर्स फॉर बैलेंस। इसमें भी हमारे ईयर्स आ जाएंगे और साथ साथ आप देखेंगे स्टैटोसिस्ट भी आ जाएंगे, जो कई तरह की एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स में, एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म जो कि स्विमिंग के लिए जाने जाते हैं, उन फ्लोटिंग या स्विमिंग एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स में बैलेंस मेंटेन करने के लिए होते हैं स्टैटोरिसेप्टर्स। जैसे कुछ नाइडेरियंस में होते हैं और ध्यान दें टिनोफोरन्स में होते हैं। साथ ही आप देखेंगे कि कुछ आर्थ्रोपोड्स वगैरह में भी पाए जाते हैं स्टैटोरिसेप्टर्स। तो इस तरह से आप देखेंगे ये हो जाएंगे। साथ में यहाँ पर आप देखिए टच रिसेप्टर हो गया, पेन रिसेप्टर हो गया, साउंड रिसेप्टर हो गया एंड बैलेंस से रिलेटेड रिसेप्टर हो गए। और साथ में यहाँ पर आप देखेंगे एक और रियो रिसेप्टर्स। रियो रिसेप्टर्स वो होते हैं जो वाटर करंट की डायरेक्शन को डिटेक्ट करते हैं। तो आप देखेंगे वाटर करंट के लिए ये रिसेप्टर पाए जाते हैं। साथ में अब ध्यान दें, एक तो ये कैटेगरी हो गई। अब यहां पर हम लोग बी कैटेगरी देखते हैं बच्चों। तो आइए बी कैटेगरी की ओर चलते हैं। बी कैटेगरी में दो हम ले लेते हैं। एक तो कीमो रिसेप्टर ले लेते हैं। ध्यान दें, कीमो रिसेप्टर्स। और कीमो रिसेप्टर्स बच्चा दो तरह के होंगे। एक तो होता है, ध्यान दीजिए, फ्रिजिडो रिसेप्टर होता है जो कि कोल्ड रिसेप्टर होता है। ध्यान दें, फ्रिजिडो रिसेप्टर, नो 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 सॉरी, ये कीमो रिसेप्टर नहीं है बच्चों, ये थर्मो रिसेप्टर है एक्चुअली। यहां पर हम लोग थोड़ा सा इसको चेंज कर लें। ध्यान दीजिए, ये है थर्मो रिसेप्टर, थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है, इसको करेक्ट करेंगे। यहां पर आप देखिए थर्मो रिसेप्टर। तो एक तो हो जाएगा थर्मो रिसेप्टर्स की टू कैटेगरी होगी। एक तो क्या कहते हैं कोल्ड टेम्परेचर के लिए और एक हॉट टेम्परेचर के लिए। तो आप देखेंगे फ्रिजिडो रिसेप्टर हो जाएगा फॉर द कोल्ड, जैसे क्राउजेज एंड बल्ब हो जाएगा या क्राउजेज कार्पसल हो जाएगा। और दूसरा आप देखेंगे यहां पर हो जाएगा कैलो रिसेप्टर। जी हाँ, कैलो रिसेप्टर्स की बात करेंगे तो कैलो रिसेप्टर बच्चों हो जाएगा हीट के लिए, और हीट के लिए है तो इसका एग्जांपल हो जाएगा रुफिनीज कार्पसल। इस तरह से आप देख पाएंगे। अब सी कैटेगरी हम लोग देख लेते हैं। यहां पर देखेंगे सी कैटेगरी हो जाएगा बेटा कीमो रिसेप्टर। केमिकल्स के स्टिमुलस को रिसीव करने के लिए, केमिकल स्टिमुलाई को रिसीव करने के लिए। तो यहां पर दो हम लोग कह सकते हैं। एक तो हो जाएगा अल्फैक्टो रिसेप्टर या अल्फैक्टरी रिसेप्टर। अल्फैक्टरी रिसेप्टर का एग्जांपल क्या हो जाएगा जी? हमारी नोज हो जाएगी। और साथ में दूसरा हो जाएगा बेटा गस्टेटो रिसेप्टर। गस्टेटो रिसेप्टर में आप देखेंगे ये क्या हो जाएगा, तो गस्टेटरी रिसेप्टर में टेस्ट सेंसेशन को रिसीव करने वाले रिसेप्टर्स आते हैं, उनकी बात की जाती है। और इसी के साथ ए बी सी और अब यहाँ पर लास्ट डी कैटेगरी हम लोग देखेंगे। और इस डी कैटेगरी में आएगा क्या? डी कैटेगरी में आएगा, देखिए लाइट से रिलेटेड फोटो रिसेप्टर। तो आप देखेंगे फोटो रिसेप्टर्स। अब फोटो रिसेप्टर्स के जो एग्जाम्पल हैं, जैसे आप देख सकते हैं आर्थ्रोपोड्स में पाई जाने वाली सिंपल आइज या ओसिलाई
कहते हैं उनको, और कंपाउंड आई उनको भी ले सकते हैं, हम लोगों की आई को भी ले सकते हैं। तो आप लिखेंगे यहाँ पर एग्जाम्पल आइज, ये आप देखेंगे ओसेली हो सकती हैं, और इसके बाद में आप देखेंगे कंपाउंड आइज हो सकती हैं, और इसके साथ ही आप देखेंगे आवर आइज, ह्यूमन आइज या आवर आइज, ये भी यहाँ पर आ जाएंगी। तो इस तरह से बच्चों रिसेप्टर से रिलेटेड जो क्लासिफिकेशन था हम लोगों ने आज के लेक्चर में पूरा किया। काफ़ी कुछ आपको सीखने को मिला है आज के इस लेक्चर में। तो ये हमारा लास्ट लेक्चर था न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन से रिलेटेड। ठीक है, अब आप आसानी से किसी भी ऑब्जेक्टिव बुक से क्वेश्चन को आराम से कर सकते हैं। जो भी क्वेश्चन करेंगे मोस्ट प्रोबेबली आपके क्वेश्चन हो जाएंगे। अगर नहीं होते हैं तो आप लोग हम लोगों से कांटेक्ट कर सकते हैं आसानी से, टेलीफोनिकली, या आप व्हाट्सएप के थ्रू, या डायरेक्ट कांटेक्ट करके हम लोगों से आकर के पूछ सकते हैं। ठीक है ना। और अगर आप लोग ये वीडियो हमारा देख रहे हैं यूट्यूब पर, तो वहाँ पर हमारे पेज को लाइक एंड सब्सक्राइब करिए। ऐसा करेंगे तो हमें भी खुशी मिलती है, लगेगा कि आपको वास्तव में हम लोग समझा पाने में सफल रहे हैं। ठीक है, तो चलिए आज के लेक्चर में बस यहीं तक की बात करते हैं। फिर मिलेंगे आपसे अगले लेक्चर में एक नए चैप्टर, एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।